जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी किए थे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको मोस्टली चार पार्टों में डिवाइड करके हम लोग समझ सकते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने पार्ट में है? चार पार्टों में है। अब इन चार पार्टों को हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करते हैं, जिससे हम लोग पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र है क्या। अब चार पार्टों में सबसे जो मेन पार्ट है वो है मेरा हृदय, हार्ट। फिर जो सेकंड पार्ट है वो है वाहिकाएं, वेसल्स, और फिर ब्लड, रक्त, और फिर केशिकाएं या फिर कैपिलरीज। अब समझते हैं, इन चार पार्टों से ही ब्लड घूमता है। एक है जो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है वो वाहिकाओं से होकर के ट्रेवल करता है। केशिकाएं का क्या काम है और हार्ट का क्या काम है। इसी चारों पार्ट से ही हमारे शरीर में ब्लड चारों तरफ सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। जो सबसे मोस्ट पार्ट है इसमें हार्ट है। पहले हम हार्ट के बारे में देखेंगे, हार्ट के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर अभी हम चारों पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स पता कर लेते हैं। हार्ट के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसे कार्डियो कहते हैं साइंस की भाषा में, अध्ययन इसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। वाहिकाएं के बारे में देखें, वाहिकाएं दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। और एक ब्लड है, ब्लड के बारे में आपको पता होगा कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब रक्त, ब्लड कैपिलरीज के बारे में देखते हैं, रक्त कोशिकाएं के बारे में देखते हैं कि यह क्या होती है। एक्चुअली वाहिकाएं के बारे में, ये आर्टरीज और वेन्स, ये दोनों एक पंप की तरह ही होता है, आप ऐसे समझ लें। इस तरीके से होता है, सिराएं भी इस तरीके की ही होती हैं और इसमें ब्लड फ्लो करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि धमनियाँ, आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस है। बस अभी आप इतना समझ लें कि ये पंप की तरह होती हैं और इस दोनों में ब्लड का फ्लो होता है। और कोशिकाएं, कैपिलरीज के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये भी एक पंप की जैसा ही होता है। यह वाहिकाएं की जैसी ही होती है, सब कुछ वाहिकाएं जैसी ही होती है, लेकिन यह बहुत बारीक होती है। ये थोड़ी पतली होती है और कैपिलरीज जो होती है वो बहुत बारीक होती है। आप ऐसे समझे, मैंने अभी जैसे बताया कि धमनी और शिरा में, आर्टरीज और वेन्स में, दोनों में क्या होती है, ब्लड का ऐसे से फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, इधर से भी ब्लड का फ्लो हो रहा है। अगर बीच में एक अंग है, आप इतना समझ लें कि जो धमनी होती है, आर्टरीज होती है, धमनी होती है, इसमें ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड आता है, HbO2, ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड आता है। और शिरा में हीमोग्लोबिन, ये जो ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजन देता है और उसके बाद ब्लड बाहर निकल जाता है। लेकिन इन दोनों को बीच का जो कनेक्ट करता है ना, वो है कैपिलरीज कहलाता है। तो ये बहुत बारीक होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इसके वजह से अंगों में रक्त जाता है और अंगों से रक्त जाता है। यहाँ पे अंगों में रक्त गया, सब जगह फैला हुआ है, और अंगों से रक्त जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप इस धमनी को तो आप कैपिलरीज को आप फील कर सकते हैं, तब फील नहीं कर सकते, आप इसे देख सकते हैं। जब कभी कभी किसी की आँख रेड होती है तो आप देखेंगे कि जो आँखों की जो नसें होती हैं वो रेड रेड दिखती हैं, वही एक्चुअली कैपिलरीज हैं और बहुत बारीक होती हैं। अब रक्त को कुछ फैक्चुअल पॉइंट को देख लेते हैं। रक्त के अध्ययन को जैसे मैंने बताया कि हिमेटोलॉजी कहते हैं। पुरुषों में हृदय का भार 300 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में 250 ग्राम होता है। हृदय की तकनीकी भाषा में कार्डियो कहा जाता है तथा इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। वाहिकाओं के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है, वाहिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धमनी और शिराएं, जैसे मैंने ऊपर में बताया।
अब देखिए, ये चारों पॉइंट्स हमने समझ लिए मोटा मोटी। हृदय के बारे में अभी नहीं समझे हैं, वाहिकाएं समझ ली, रक्त के बारे में आपने पहले पढ़ चुका होगा कि रक्त क्या है। बस अब अभी सिर्फ इतना आप ध्यान में रखें कि रक्त एक फ्लूइड है। और केशिकाएं के बारे में अभी आप समझ लिए हैं। अब हृदय के बारे में आप समझ लें कि एक्चुअली हृदय है क्या, हृदय क्या है, हार्ट क्या है। हार्ट काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि हार्ट करता क्या है। हार्ट का मैकेनिज्म अभी नहीं समझा रहा हूँ, इस डायग्राम में सिर्फ हार्ट करता क्या है मैं उसको बता रहा हूँ। हार्ट का मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ कि इसमें कितने आलिंद हैं, कितने निलय हैं, कितने वाल्व हैं, वो चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ अभी। ये बहुत लेमन भाषा में एक रफ डायग्राम है हार्ट का, कि हार्ट काम क्या करता है। आप ये समझ लें कि हार्ट जो है मेरा एक पंपिंग ऑर्गन्स है, पंपिंग ऑर्गन्स है। आप यहाँ पे देखें, ये आपका बॉडी है, ये आपका क्या है, शरीर है, बॉडी है। यहाँ पे फेफड़ा है, लंग्स है, और आप ये समझ लें कि बीच में एक हार्ट है। फेफड़ा से मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, O2 मिल रहा है, फेफड़ा और O2 ले रहा है। और हृदय का सिर्फ एक काम है कि धड़कना, इधर से संकुचित होना, इधर से कंप्रेस होना, इधर से इधर चिपकना और फिर फैलना, चिपकना और फैलना। जैसे आप एक बोतल को समझ लें, वैसा बोतल लें कि जिसको हम दबाएं दोनों तरफ से और उसमें पानी भरा हुआ है, पानी बाहर निकल जाएगा। और फिर जब मैं उसे मुट्ठी खोलता हूँ तो फिर वो अपने पोजीशन में आ जा रहा है। हार्ट बस ऐसे ही काम करता है। और जब ये संकुचित होता है और फिर अपने पोजीशन में आता है तो लब और डब की आवाज़ भी निकालता है, और इस साउंड को लब एंड डब कहते हैं। तो अभी आप एक ऐसा समझ लें कि एक पंपिंग ऑर्गन्स है। अब देखिए होता क्या है, फेफड़ा का क्या काम है कि ऑक्सीजन लेना, और हार्ट का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो ब्लड को पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना। अब आप देख लें, यहाँ पे अगर ब्लड भरा हुआ है, हम अब ये देखें इधर जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया हूँ, ये क्या है, थोड़ा ब्लैक टाइप है। ब्लैक मतलब कि जिसमें वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रहित है, ऑक्सीजन नहीं है। और इस वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो रेड जैसा डॉट है, मतलब इसमें ऑक्सीजन, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। अब आप देखें, अगर ब्लड यहाँ अगर ये हार्ट है, अगर दोनों तरफ से संकुचित होता है, चिपकता है, तो क्या होगा, इस पाइप से यहाँ जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो किधर की तरफ मूव करेगा, फेफड़ा की तरह इधर मूव कर जाएगा, फेफड़ा की तरफ मूव कर जाएगा, फेफड़ा की ओर मूव करेगा, फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलेगा, और इधर का जितना भी ब्लड फेफड़ा के पास जैसे ही ब्लड पहुंचेगा, वो उस ब्लड में क्या हो जाएगा, HBO2 हो जाएगा, और वो इस पाइप से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले चेम्बर में आ जाएगा। और लेकिन ये जैसे ही चिपकता है, जैसे ही चिपकता है तो ये फिर इस पोर्शन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन होना जरूरी है, एक इस पार्टीशन और एक यहाँ पे पार्टीशन, क्योंकि दो पार्टीशन में तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि ये जब चिपकेगा तो ये फेफड़ा का काम, यहाँ का जो ब्लड है उसको काम है कि इस हार्ट में आए और फिर इधर की ओर डिवाइड करे। तो आप ये समझ लें कि हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन्स है। यहाँ से वो अगर पंप करता है, इधर की ओर पंप करता है, तो क्या होता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, जिस ऑक्सीजन नहीं है, वो फेफड़ा तक पहुंचता है, और फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के फिर एक चेंबर में आता है और फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके मैकेनिज्म को भी हम देखेंगे, बस अभी इतना समझ लें कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन्स है। अब देखिए, दो इसमें टर्म आता है, जैसे मैंने अभी ऊपर में जैसे ही आपने देखा था, एक वाहिकाएं के बारे में देख लीजिए। वाहिकाएं दोनों एक पंप की तरह ही होती हैं, एक पाइप की तरह ही होती हैं। इसे एक धमनी बोलते हैं और एक सिराएं बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या क्या है दोनों में, अभी आप देखें। धमनियां जो होती हैं वो लेफ्ट साइड में होती हैं। ये ध्यान में रख लीजिए कि धमनियां जो होती हैं वो लेफ्ट साइड में होती है। और इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड रहता है, इसमें ऑक्सीजन रहता है। सिराएं में क्या रहती है कि ये राइट साइड में है,
और इसमें क्या होती है, अशुद्ध रक्त बहती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। रक्त को हृदय से शरीर की तरफ ले जाता है। अब देखिए, धमनियाँ जो होती हैं रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। देखिए, अगर इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि ए ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड है, तो ये क्या करेगी, रक्त को हृदय से शरीर की ओर लेके जाएगी, क्योंकि शरीर को चाहिए ऑक्सीजन। तो ये रक्त को हृदय से शरीर की ओर लेके जाएगी। ये कौन लेके जाएगी, धमनियाँ। और शिराएं को क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे बड़ी है आपका, अभी आप यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि धमनियाँ जो क्या करती है, धमनियाँ जो हैं वो रक्त को हृदय से बॉडी की तरफ ले जाती है। धमनियाँ, ये जो पाइप है, जो धमनियाँ, और जब बॉडी को ये ऑक्सीजन दे देती है, बॉडी को जब ये ऑक्सीजन दे देती है, तब क्या हो जाएगी कि जो शिराएं हैं, इस वाले वेन्स को मैं शिराएं बोलता हूँ, इस वाले जो वेन्स है ये शिराएं हैं, ये शिराएं हैं। ये शिराएं क्या करेगी कि अशुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन तो बॉडी ले लिया, अब ये अशुद्ध रक्त को ये कहाँ तक लेके आएगी, हृदय की तरफ लेके आएगी। तो आप ऐसे समझें कि शिराएं क्या करती है कि शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लेकर के आती है, या ऐसे कह सकते हैं कि शरीर से हृदय की तरफ जो रक्त लेकर के आता है वो कौन लेकर के आता है, शिराएं। आप समझ गए दो पॉइंट्स। शरीर से हृदय की तरफ जो रक्त लेकर के आता है वो कौन लेकर के आएगा, शिराएं। और हृदय से हृदय से शरीर की तरफ जो रक्त लेकर के आएगा वो कौन लेकर के आएंगे, धमनियाँ। ठीक है, वही पॉइंट लिखा हुआ है। ये रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, और इसमें क्या हो जाएगा, हृदय से शरीर की तरफ ले जाती है रक्त को। अब देखिए, इसमें रक्त दाब या रक्तचाप कितना होता है, 120 mmHg और 180 mmHg। अभी जो आपने बीपी के बारे में जो पढ़ा होगा कि बीपी के बारे में आपको पता होगा कि किस सामान्य मनुष्य का बीपी 120/80 होता है, 120/80 होता है। एक्चुअली यही होता है। ये होता क्या है कि देखिए, जैसे ही हार्ट जब संकुचित होता है तो एक पाइप से यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा, तेजी से ब्लड का फ्लो होगा। मतलब इस धमनिया में क्या होगा, इसका बीपी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 120 mmHg होता है, 120 mmHg होता है, क्योंकि प्रेशर यहाँ से लग रहा है। फिर क्या होती है कि शिराएं में क्या होती है कि जब ये बॉडी को, जब ये शरीर को ऑक्सीजन दे देता है, उसके बाद जो शिराएं हैं ये हार्ट में फिर से ब्लड लेकर के जाता है, तो इसका प्रेशर कम हो जाता है, और ये प्रेशर को जब मेजर करते हैं तो क्या होता है, ये 80 mmHg ही होता है। ठीक है, यही पॉइंट है। अब दूसरी चीज़ है कि क्या होता है कि इसमें कपाट नहीं होता है। अब इधर से फ्लो करने के लिए क्या होता है, बिल्कुल खाली रहती है। ये जो धमनियाँ होती हैं ये बिल्कुल, इसमें कोई कपाट नहीं होता है। कपाट का मतलब कोई फॉल्व नहीं होता है जो रुकावट नहीं करती है, डायरेक्ट आती है। अब इसमें क्या होती है कि जो शिराएं होती हैं इसमें कपाट होती है। कपाट का मतलब आप देखिए कि सपोज यहाँ से ब्लड आया, क्योंकि ये इसको तो ऊपर की तरफ जाना है ना, हार्ट की तरफ जाना है, और इसको क्या करना था, धमनियों को क्या क्या करना था, धमनियों में जो ब्लड आती है उसको शरीर की तरफ आना था, नीचे की तरफ जाना था, और इसको ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ब्लड इधर की ओर फ्लो किया तो यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है कि ताकि ऐसा ना हो कि बॉडी ऊपर की ओर ब्लड ना जाए, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरह ही रह जाए। इसीलिए वेन्स में, शिराएं में क्या हो रहती है, एक कपाट लगी हुई रहती है, जबकि इसमें कपाट की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब आप देखिए, वही चीज़ है कि इसमें कपाट नहीं होती है और इसमें कपाट पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। इसकी दीवारें मोटी होती है तथा गुहा संकरी होती है। इसकी दीवारें पतली होती है और गुहा चौड़ी होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका प्रेशर कितना है, 120 mmHg है। अब देखिए, प्रेशर इसमें ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इसकी जो, इस पाइप की जो दीवारें हैं वो क्या होती है, थोड़ी चौड़ी रहती हैं।
क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है इसके वजह से इसे थोड़ा ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, तो इसकी जो दीवारें होती हैं वो क्या रहती है, मोटी रहती हैं। ऐसा आप फील भी कर सकते हैं, कलाई के अगर नाड़े को देखें तो बहुत हार्ड जैसा आपको वेन्स दिखेगा अंदर की तरफ धंसा हुआ, वही आपकी क्या है, वही आपकी धमनियां हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें दीवारें पतली होती हैं। धमनियां शरीर के गहराई में धंसी होती है, जो धमनियां हैं शरीर की गहराई में धंसी होती है। जैसे आप अंगुली से आप फील कर सकते हैं कलाइयों के अंदर कि जो कड़ी कड़ी नसें हैं, हार्ड नसें हैं, वो क्या है, आपकी धमनियां हैं। और सिराएं के बारे में देखें तो जो वेन्स हैं जो ऊपर की तरफ रहती हैं, जिसमें आप जनरली देखते हैं कि इंजेक्शन वगैरह देते हैं, वही आपकी क्या है, सिराएं हैं। तो ये आप चीज़ों को समझें, क्या क्या समझ गए। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ लें, क्या हृदय के बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी हो गया कि हृदय एक पंपिंग ऑर्गन्स है जो संकुचित करता है और ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है। वाहिकाएं के बारे में समझ गए कि वाहिकाएं क्या है। वाहिकाएं एक पाइप है, पंप है, जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक धमनी और सिराएं। और फिर ब्लड के बारे में आपको पहले से पता होगा, ब्लड के बारे में मैंने कोई डिस्कस नहीं किया हूँ यहाँ पे। और फिर ब्लड कैपिलरीज के बारे में बताया हूँ। अब देखिए, अब ब्लड के बारे में आपको पता चल गया मोटा मोटी। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एक्चुअली ब्लड के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब ब्लड हार्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, हार्ट एक काम कैसे करता है, कि हार्ट काम कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। बस अभी तक आपने सिर्फ इतना ही देखा है कि हार्ट काम क्या करता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन्स है जो ब्लड को, जो ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा समझें। पहले अभी आपने देख चुका है कि हार्ट में कितना चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। चेम्बर एक्चुअली है क्या, देखिए कुछ हार्ट के वेन्स और हार्ट के बाहरी तरफ एक आवरण घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं या हृदय आवरण कहते हैं। इसे पेडिकार्डियम द्रव से भरा हुआ रहता है, इस पोर्शन में बाहर की तरफ रहता है, इसे हम पेडिकार्डियम द्रव से जो भरा रहता है। ये काम क्या करता है कि हार्ट के बाहरी आघात से क्या करता है, हमें हार्ट को बचाता है। ठीक है, आप देखते हैं एक्चुअली ये भी हम लोग समझ लिए हैं कि हार्ट में 4 कक्षाएं होती है। 2 ऊपरी कक्षा को दाएं और बाएं आलिंद, 2 ऊपरी कक्षा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कक्षा एक हो गया, 2 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके 4 कक्षाएं होती हैं। 4 कक्षाएं का मतलब आप समझिए कि ए एक कक्षा ए हो गई, एक ए हो गई, 2 3 और 4, 4 कक्षाएं हो गई। दो ऊपरी कक्षाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आलिंद। 2 ऊपरी कक्षाओं को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। इसे और इससे क्या कहेंगे, आलिंद कहेंगे। और निचली कक्षाओं को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। निचली कक्षाओं को हम लोग निलय कहते हैं। निचली कक्षाओं को निलय, नीचे है उसे निलय कहेंगे, और ऊपर है उसे आलिंद कहते हैं। अब ये समझते हैं कि आलिंद और निलय का काम क्या क्या है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया है, धमनी के बारे में समझ लिया है, सीरा के बारे में समझ लिया है, और वाल्व के बारे में थोड़ा सा समझना है कि वाल्व क्या होता है। अभी आपने सिर्फ 4 कक्षाओं के बारे में समझा, देखा कि 2 ऊपरी कक्षाओं को आलिंद कहते हैं और निचली कक्षाओं को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा संरचना देख लीजिए। ये आपको एक कक्षा दिख रहा है, ऐसे कक्षा दिख रहा है ऐसे। इसकी जो एक कक्षाएं ओपन कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो निलय है, 4th नंबर जो चेम्बर है, निलय है, ये ओपन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। और इस पाइप को क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। बस इतना ध्यान रख लें, इस पंप को
क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। अब देख लीजिए इस 3 नंबर जो चेम्बर है, 3 नंबर चेम्बर है, ये कहाँ पे हो रही है, ओपन यहाँ पे, और इस पंप को क्या कहेंगे हम लोग, फुफ्फुस सिरा कहते हैं। क्या कहेंगे, फुफ्फुस सिरा कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली एक वाल्व रहता है, 3rd नंबर में वाल्व रहता है जो 3 और 4 के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। हम लोग सब देखेंगे कि सबका क्या क्या फंक्शन है। और यहाँ का जो वाल्व रहता है जो 1 और 2 वाले चेम्बर के ब्लड को मिक्स नहीं होने देते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये वाल्व कब खुलेगा और कब बंद होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। अब देख लीजिए ये जो 2 नंबर का जो चेम्बर है, 2 नंबर का जो चेम्बर है, इसकी जो मुंह है, इसकी ओपन कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है फुफ्फुस धमनी। इस वाले पंप को क्या कहेंगे हम लोग, फुफ्फुस धमनी कहेंगे। और इसे 1 वाले को क्या कहेंगे, महाशिरा कहेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। बस आप ये चीज़ों को समझ लें। हार्ट में कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है। चारों चेम्बर का क्या क्या नाम है, 2 आलिंद होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं जो ऊपर की तरफ होती हैं, और 2 निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए। और लेफ्ट और राइट, इस वाले पोर्शन को मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 आलिंद होती हैं, 2 आलिंद होते हैं, एक लेफ्ट आलिंद और एक राइट आलिंद। 2 निलय होते हैं, एक लेफ्ट निलय और एक राइट निलय। बस इतना आप समझ लिए। मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, शायद उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। हार्ट का इसमें उतना सही नहीं बन रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बनाओ। आप ये समझ लें, थोड़ा सा रफ डायग्राम। ये 4 चेम्बर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 और 4। ये चेम्बर आपका क्या हो गया, आलिंद। ये क्या हो गया, आलिंद, और ये दोनों क्या हो गया, निलय हो गया। अभी आप समझते हैं, ये लंग्स है और ये आपका बॉडी है, ऐसे मोटा मोटी समझ लें। नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे ये देखिए, ये डायग्राम को अच्छे से आप समझिए। ये आपका क्या है, लंग्स है। ये डायग्राम क्या है, इसमें पूरे हार्ट और बॉडी का डायग्राम बना हुआ है मोटा मोटी। ये आप समझ लें, ये आपका लंग्स है। लंग्स के नीचे अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया, आपका हार्ट हो गया, हृदय हो गया, फिर एक बॉडी टिश्यू है। काम क्या क्या करता है लंग्स का क्या काम है कि ये ऑक्सीजन को देता है। किसको देता है, ब्लड को देता है। जैसे आप समझिए, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर की ओर इनहेल करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो लंग्स और हार्ट क्या काम करता है कि पंप करता है, दोनों तरफ से ब्लड को संकुचित करता है। और संकुचित करने के कारण क्या होता है कि ये जो ब्लड होती है ऐसे ऐसे कर करके इस पंप से यहाँ पे पहुँचेगी, इस वाले पंप से यहाँ पे पहुँचेगी। इस वाले पंप को क्या मैं कहता हूँ, फुफ्फुस धमनी। मतलब हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। क्योंकि ऑक्सीजन तो जब यहाँ पे ब्लड आने के बाद फिर जब इधर की ओर आएगा तब तो उसमें ऑक्सीजन होगा ना। तो क्योंकि इसके पहले तो ऑक्सीजन का तो संपर्क हुआ नहीं इस वाले पोर्शन में। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं और सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन इनहेल करते हैं लंग्स में, और ब्लड का जो पंपिंग होता है, हृदय जब पंप करता है तो ऑक्सीजन रहित इसमें सिर्फ हेमोग्लोबिन रहता है, और हेमोग्लोबिन और CO2 रहता है। तो हेमोग्लोबिन जब लंग्स के पास आता है, जब ये ऑक्सीजन
यहाँ पे मिक्स होता है, ऑक्सीजन जब मिक्स होता है इस ब्लड के साथ और फिर यहाँ से इस चेम्बर में आता है, 3rd नंबर चेम्बर में आता है और 3rd नंबर चेम्बर्स के साथ फिर यहाँ पे 4th नंबर चेम्बर में आता है और 4th से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। आप इसको ऐसे समझें। मेरा सबसे ऊपर में क्या है, लंग्स है। लंग्स है, लंग्स के बाद इस वाले वेन्स को क्या कहते हैं, फुफ्फुसीरा। ये लंग्स है, लंग्स से सांस लिया और जो श्वास लेने के बाद ये जो ब्लड होगा ये क्या हो जाएगा, HbO2, ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड किस में आएगा, हार्ट में आएगा, 3 नंबर चेम्बर में आएगा। 3 नंबर चेम्बर क्या है आपका, आलिंद है, ये आलिंद है। और कौन सा आलिंद है, ये आपका लेफ्ट आलिंद है, लेफ्ट आलिंद है। तो लंग्स से, फेफड़ा से ब्लड जो आता है, फेफड़ा से जो ब्लड आता है वो क्या होता है, बाईं आलिंद में आता है, बाईं आलिंद में आता है। ध्यान में रखें, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि फेफड़ा से जो ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है, बाईं आलिंद में आता है। अब बाईं आलिंद, बाईं आलिंद बॉडी आपका कहाँ है, बॉडी आप समझ लें कि नीचे है। अब देखिए, बॉडी जब आपका नीचे है, बॉडी अब नीचे है और इस हार्ट को क्या करना है कि बॉडी तक इस वाले ब्लड को पहुंचाना है, इस वाले ब्लड को पहुंचाना है। तो क्या करेगा, ये संकुचित होगा, इधर से कंप्रेस होगा, इधर से कंप्रेस होगा और संकुचित होगा। तो संकुचित होने के कारण क्या होगा, एक चिपकेगा, एक बोतल की तरफ आप समझ लें। अगर एक बोतल को चिपकाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर पानी भरा हुआ है तो क्या होगा कि बाहर की ओर निकलेगा। लेकिन आप इस चेम्बर को अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, दो ओपन वाल्व है, दो ओपन इसके माउथ हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर एक तो इधर लंग्स से ब्लड आपका इस वाले माउथ से प्रवेश किया 3rd में, और फिर अगर ये संकुचित होता है, चिपकता है, तो क्या होगा कि फिर इससे रिटर्निंग हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर बॉडी टिश्यू में तो आएगा ही नहीं, बॉडी में ब्लड आएगा ही नहीं, बॉडी में ब्लड नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक वाल्व लगा हुआ है कि जब ये आए, जब ये इधर से आए, जब ये यहाँ से ब्लड आए, जब ये ब्लड आए तब तो ये वाल्व ओपन रहे और यहाँ पे ब्लड आ जाए, यहाँ पे ब्लड आ जाए। रेड से मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लड आए, जब यहाँ से ब्लड आए तब तो आए आराम से और इस वाले 4th में जो निलय है वहाँ पे ब्लड स्टोर हो जाए। लेकिन जब ये संकुचित हो, कंप्रेस्ड हो, जब दोनों तरफ से कंप्रेस हो हड, तो क्या हो कि अगर ये यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है, बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या हो, बंद हो जाए जब तक, क्योंकि एक अगर ये वाल्व अगर बंद नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्लड फिर से रिवर्स इसी पोजीशन में चल जाएगा, तो बॉडी की तरफ तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो क्या हो जाता है, जब संकुचन के टाइम में बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाएगा तो ये जो ब्लड है वो कहाँ से फ्लो करेगा, तो ये ब्लड फ्लो करेगा महाधमनी से, इस वाले पाइप से फ्लो करेगा और इस वाले पाइप से फ्लो करके कहाँ पे पहुँचेगा, ब्लड टिश्यू पे पहुँचेगा। आप ये समझ गए। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि हृदय से ब्लड, ऐसा मैंने आगे भी देखा था कि हृदय से ब्लड कौन से वेन से फ्लो करता है, तो आप क्या बोलेंगे, महाधमनी से फ्लो करता है। हृदय से ब्लड शरीर के तरफ कौन से धमनी से फ्लो होता है, तो कौन से धमनी से फ्लो होता है, महाधमनी से फ्लो होता है। समझ गए। और यहीं पे अगर बॉडी से, मतलब शरीर से ब्लड कौन से धमनी से फ्लो होता है, तो आप क्या कहेंगे कि महाशिरा से कौन से, महाशिरा से फ्लो होता है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में तो शिरा है। एक चीज़ समझ लें, तो इधर का जितना भी फ्लो होगा, इधर का जितना भी ब्लड होगा वो क्या होगा, इसमें सब में क्या है, ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन लिया और इस वाले में 3 वाले में आया, 3 नंबर चेम्बर पे आया। जब ये संकुचित होता है, कंप्रेस होता है, तो 3 नंबर चेम्बर बंद हो जाता है और 4th नंबर चेम्बर क्या होता है, ओपन हो जाता है। 4th नंबर चेम्बर ओपन हो जाता है, ठीक है, 4th नंबर चेम्बर ओपन हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, फिर बॉडी टिश्यू को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है और जब ये ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू को मिल जाता है तब क्या हो जाएगा कि इधर का जब मिलने के बाद जो ब्लड आएगा ये क्या हो जाएगा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे आप अशुद्ध रक्त कहते हैं, वो कौन से वेंस में, वो कौन से पाइप में गुजरेगा, तो वो किधर से गुजरेगा, वो हो जाएगा महाशिरा। जैसे मैं अभी बताया महाशिरा से वो गुजरेगा। तो महाशिरा में कौन से ब्लड फ्लो करते हैं, महाशिरा में कौन से ब्लड फ्लो करते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त कहते हैं, या फिर इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अभी आप समझ लीजिए। अब महाशिरा, महाशिरा किससे जुड़ा हुआ है, एक नंबर चेंबर से जुड़ा हुआ है। एक नंबर चेंबर को क्या कहते हैं हम लोग, एक नंबर चेंबर को क्या कहते हैं, अभी आपने ऊपर ऊपर की तरफ देखा है। एक नंबर चेंबर को क्या मैंने बोला, एक नंबर चेंबर एक क्या है आपका, आलिंद है। और कौन सा है, लेफ्ट आलिंद, सॉरी राइट आलिंद। एक कौन सा आलिंद है, राइट आलिंद है, राइट आलिंद है। जैसे ही यहाँ पे ये ब्लड का फ्लो जमा होता है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है। इस वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकैस्पिड वाल्व। ट्राइकैस्पिड वाल्व से कहाँ पे आता है, 2 नंबर चेंबर में आता है। और 2 नंबर चेंबर से जब संकुचित होता है तो उस टाइम क्या होगा कि ये वाल्व बंद हो जाएगा, और ये फिर जो ब्लड होता है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, लंग्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लिए थोड़ा सा। यहाँ से जो ब्लड, इस वाले पंप से जो ब्लड आता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। फिर जब ये संकुचित होता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ये वाल्व बंद हो जाता है। ये वाल्व बंद होने के बाद फिर ब्लड का फ्लो ऐसे होता है, और ये ब्लड का फ्लो ब्लड बॉडी को देता है। बॉडी फिर क्या आता है, महाशिरा से फिर एक नंबर जो चेंबर है जिसे हम कहते हैं दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से फिर कहाँ आता है ब्लड, वो आता है आपका दाएं निलय में आता है। और फिर दाएं निलय से आपका कहाँ जाता है ब्लड, दाएं निलय से कहाँ आता है ब्लड, वो लंग्स में आता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि दाएं निलय से ब्लड कहाँ की तरफ जाता है। तो दाएं निलय तो आपका ये है, इससे ब्लड कहाँ के जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखें इस डायग्राम को, आप देखें थोड़ा सा इस डायग्राम को। एक क्या है आपका लंग्स है, लंग्स के बाद क्या है, लंग्स से देखें शुद्ध रक्त जो है वो राइट साइड की तरफ ट्रैवल करता है, और शुद्ध रक्त जो है, सॉरी, शुद्ध रक्त जो है वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करता है, और अशुद्ध रक्त क्या होता है, राइट की तरफ ट्रैवल करता है। ये थोड़ा सा याद कर लें, ऐसे अभी आप समझ भी गए होंगे कि कैसे होता है। अब देखिए लंग्स से जैसे ही वेन्स, लंग्स से जैसे ही इधर की ओर फ्लो करता है तो क्या हो जाता है, पल्मोनरी वेन्स, मतलब फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। इसे इंग्लिश में लिख दिया हूँ फुफ्फुस सीरा। आप समझ रहे हैं, इस डायग्राम से लंग्स से इधर की ओर फ्लो करता है तो क्या होता है, फुफ्फुस सीरा। ठीक है, अभी आप देखिए फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा से फिर आपका ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा, फुफ्फुस सीरा से आपका बाइकस्पिड वाल्व, ये हो गया आपका फुफ्फुस सीरा। और फुफ्फुस सीरा से क्या होगा, ये बाइकस्पिड वाल्व, मतलब 3 नंबर चेंबर में जाएगा। 3 नंबर चेंबर का मतलब कि लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट आलिंद की तरफ जाएगा। लेफ्ट आलिंद के बाद फिर क्या हो जाता है, बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ए हो गया आपका बाइकस्पिड वाल्व। फिर बाइकस्पिड वाल्व के बाद, बाइकस्पिड वाल्व के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व के बाद ये 4th नंबर चेंबर में जाता है। 4th नंबर चेंबर, 4th नंबर चेंबर को क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर बायां निलय, क्योंकि नीचे वाला निलय है, बायां निलय। बायां निलय के बाद फिर कहाँ जाएगा, बायां निलय जब संकुचित होगा तो ये क्या है आपका महाधमनी या एओर्टा कहते हैं, महाधमनी में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा हुआ है महाधमनी। और महाधमनी से फिर कहाँ जाएगा, बड़ी टिश्यू में जाएगा, जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बड़ी टिश्यू। अब देखिए बड़ी टिश्यू में जब ये जाता है, जरा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बड़ी टिश्यू, बड़ी टिश्यू की तरफ जब आता है, बड़ी टिश्यू से फिर कहाँ पे आएगा, बड़ी टिश्यू में आ जाएगा वेना कावा। वेना कावा को महाशिरा, मतलब ये जो आपको दिख रही है, ये हो गया आपका वेना कावा, इसे कह सकते हैं महाशिरा, महाशिरा। महाशिरा की तरफ आता है। महाशिरा से फिर कहाँ आता है, राइट आलिंद में, क्योंकि 1 नंबर चेंबर क्या है, आलिंद, याद रखिए। तो महाशिरा से फिर कहाँ आता है, राइट आलिंद में आता है। राइट आलिंद से फिर कहाँ आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये आपका वाल्व जो है वो कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व में फिर यहाँ पे ब्लड आता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर ब्लड कहाँ जाता है, राइट
वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड, ये राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर कहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। यही है, वहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी को फुफ्फुस धमनी यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर लंग्स, यही पूरा मैकेनिज्म है लंग्स के बारे में, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे लंग्स से जो आपका बाएं अलिंद है वहाँ पे कैसा ब्लड आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इधर के राइट साइड में अगर देखें तो इधर क्या होता है आपका अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं कि हार्ट दो बार हृदय ने रक्त को परिसंचरण होता है, 2 बार होता है। स्टॉक वॉल्यूम इतना होता है, 70 मिली ml होता है। अब देखिए कहाँ पे, जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने बता दिया था कि 120/80 क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। हार्ट बीट के बारे में अब देखिए, एक्चुअली हार्ट बीट जो जो संकुचित होता है, और फिर अपने पोजीशन में आता है, ये क्या होता है, इस आवाज़ को क्या कहते हैं, लव एंड डव। और एक किस कारण होता है, तो एसए नोड के वजह से होता है। एसए नोड के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट देता है, और इसी के वजह से ये कार्य करता है। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। जैसे बहुत ओल्ड एज में आप किन्हीं किन्हीं ओल्ड एज में किन्हीं को दिक्कत हो जाता है कि हार्ट ठीक से संकुचित नहीं होता है, कंप्रेस नहीं होता है, तो वो नोड जिसे आप कहते हैं कि पेस मेकर लगाया गया है, एक मशीन लगाया गया हार्ट में, तो वही हो गया। ऐसे नोड खराब हो जाने के बाद आर्टिफिशियल पेस मेकर लगता है, और ऐसे नोड को हम नेचुरल पेस मेकर या प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। अभी आप देखते हैं कि ब्लड वेसल्स के बारे में देख लें। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, तो एक तो धमनी, आर्टरीज, सीरा और फिर कैपिलरीज। ब्लड वही है जो पहले मैंने बता दिया था। हार्ट ब्लड टिश्यू, ये क्या है आपका, आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस है वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि प्रायः O2 शुद्ध रक्त, O2 युक्त रक्त या शुद्ध रक्त, ये क्या है, आर्टरीज के बारे में कह रहा है कि अपवाद में सिर्फ एक फुफ्फुस धमनी में जाता है जो ऊपर को। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हार्ट में 3 तरीके की परेशानियाँ हो सकती है। एक हार्ट अटैक के बारे में आपने सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट के बारे में सुना होगा, और एक फिर हार्ट फेल्यूर के बारे में सुना होगा। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक के बारे में देखते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एसे नोड जो बिजली का झटका देता है, जो हार्ट को संकुचित करता है, दोनों तरफ से संकुचित करता है, वो अगर काम करना बंद कर दे तो वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसको हम दूर करते हैं पेस मेकर लगा करके। एक मशीन होता है पेस मेकर, वो करंट फ्लो करते रहता है, फिर हार्ट काम करता है। हार्ट फेल्यूर क्या करता है कि हृदय की पेशियाँ निरंतर कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हार्ट फेल्यूर हो जाता है। अब देखते हैं हार्ट अटैक जो आम बोलते हैं वो क्या है हार्ट अटैक। एक्चुअली आपने देखा है कि हार्ट से निकलने वाली जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं, तो देखिए हार्ट अटैक क्या होता है, जैसे मुस्लिम, ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है, सॉरी, ये हार्ट है आपका। यहाँ से आपकी सिराएँ यहाँ से निकली हुई है। अब देख लीजिए, किसी भी कारणवश, जैसे ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होता है कि सिराएँ पे एक लेयर बढ़ने लगती है, और एक तो पाइप की तरह है ये सिराएँ, और ये लेयर धीरे धीरे क्या हो जाती है कि दोनों तरफ बढ़ने लगती है, जिसके कारण ये जो रास्ता है, ये स्पेस है काफ़ी कम जाता है, स्पेस कम जाता है। और स्पेस कम होने के कारण क्या होती है कि इधर से ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड का जब फ्लो होता है तो ब्लड का फ्लो ठीक से हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, और जिसके कारण क्या होता है
कि चेस्ट में पेन होना, और कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ जाता है यहाँ पे कि रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, और जब जैसे ही बंद हुआ वो हार्ट अटैक हो जाता है। बंद होने के कारण हार्ट तक ब्लड का फ्लो पहुँचता नहीं है, और ब्लड को हार्ट जैसे ही पंप करता है वो उधर का ब्लड इधर की तरफ भी नहीं आ पाता है। तो इस केस में हार्ट अटैक कहते हैं। इसका हार्ट अटैक ना हो, या फिर जिसे कहते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो एक्चुअली क्या होता है कि आप ऐसे इस डायग्राम से समझे, दो तरीके के होते हैं इसका प्रॉब्लम को सोल्व दो तरीके से कर सकते हैं। एक एंजियोप्लास्टी और एक होता है बाईपास सर्जरी। अब देख लीजिए, इसके पहले ही मैंने बताया था कि जो सिराएं हैं, जो वेन्स है, सिराएं हैं और आर्टरीज हैं, इन दोनों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। तो हार्ट की जो ब्लॉकेज का जो पता करते हैं ना, वो तो सिराएं और वेन्स को ही पता कर रहे हैं। तो वो क्या होती है आपका, वो होती है एंजियोग्राफी। वो एंजियोग्राफी, क्योंकि कितना ब्लॉकेज है वो पता करते हैं, किससे करते हैं हम लोग, पता करते हैं एंजियोग्राफी। अब समझ लें कि ये आपका पंप था और यहाँ यहाँ ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज मुझे एंजियोग्राफी से पता चल गया कि इतना ही स्पेस बचा है। अब बीच में मैं एक छल्ला लगा सकता हूँ, बीच में एक छल्ला लगा सकता हूँ। छल्ला इन द सेंस कि ऐसे छल्ला ऐसे लगा देता हूँ कि ताकि ये जो रास्ता बंद हो रहा है इसको ये स्पेस दे और ब्लड का फ्लो होते रहे। तो इस सर्जरी को क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टिक कहते हैं, या बीच में स्टेंट लगा देते हैं, एंजियोप्लास्टिक कहते हैं। अब आपने एक चीज़ और सुना होगा कि बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी के बारे में समझ लें कि बाईपास सर्जरी क्या है। बाईपास सर्जरी को देखें, जैसे ए वेन्स थी, आर्टरीज थी, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, और ब्लॉकेज इतना बढ़ गई कि छल्ला लगा नहीं सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक है, यहाँ पे तो ब्लॉकेज नहीं है और यहाँ पे भी ब्लॉकेज नहीं है। तो एक आर्टिफिशियल ट्यूब लगा करके इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ब्लड का फ्लो ऐसे ना जा करके ऐसे से ऐसे निकल जाए। तो इस